Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all most welcome once again in online classes after the summer vacation. Today I am going to start the new chapter, and that is chapter number 3, and its name is drainage. Drainage means होता है अपवाह, प्रवाह, जिसको हम अपने सिंपल साधारण भाषा में नाली जो बोलते हैं, तो पानी के बहने का जो मार्ग होता है उसी को अपवाह बोलते हैं। चलिए देखते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द river system of an area. अपवाह शब्द, ड्रेनेज मीन्स अपवाह, टर्म हियर मीन्स शब्द। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। इसका मतलब क्या है? विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी पानी की धाराएं आकर एक साथ मिलती हैं और उसके बाद एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जब एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं तो ये अंत में जाकर किसी झील में, किसी समुद्र में या किसी महासागर में जाके ये समाहित हो जाती हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ड्रेनेज बेसिन, व्हाट इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा द एरिया drained by a single river system is called a drainage basin. एक नदी तंत्र द्वारा a single river system, a single river system का मतलब होता है एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ड्रेनेज मीन्स अपवाह, बेसिन का मतलब होता है द्रोणी। अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट any elevated area such as a mountain or an upland, यानी उठी हुई जमीन थोड़ी सी ऊंचास पे हो या पहाड़ हो, separates two drainage basin। पहाड़ हो या ऊंचे स्थान हो, वे अपवाह द्रोणी को क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। Such an upland is known as water divide। और ऐसे ही स्थान को जो अपवाह द्रोणी को दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं उनको वाटर डिवाइड कहा जाता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो या कोई उच्च भूमि हो, ये क्या करते हैं? दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। यानी ये अपवाह द्रोणियों को
एक दूसरे से अलग करती हैं, तो इस प्रकार की जो उच्च भूमि होती है उसी को जल विभाजक कहते हैं, यानी वाटर डिवाइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन आर अपलैंड विच separates two drainage basin is known as a water divide। इस तरह से आप वाटर डिवाइड को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। आया समझ में? अब यहां आपको हम फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं। आप देखिए, एक इधर से पानी की धारा है, एक इधर से पानी की धारा आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं। इधर से मान लीजिए, इधर से एक साथ ये दो पानी की धाराएं बह के आ रही हैं, और जब यहाँ पहुँचती हैं तो ये बीच में ये एक ऊंचा स्थान है। जब इसके पास ये पहुँचती हैं तो ये जो प्रवाह है जल का वो यहाँ दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे स्थान के कारण। यदि ये भी समतल होता तो बराबर वैसे ही बहते आते, लेकिन चूंकि जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ इनको इस ऊंचे स्थान से मुलाकात हो जाती है, और यही ऊंचा स्थान जो है उधर से आ रहे स्ट्रीम को, धाराओं को ये दो भागों में बांट देते हैं। इसी ऊंचे स्थान को वाटर डिवाइड कहते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन। तो उधर से किसी दो अपवाह द्रोणी आ रहे हैं, ड्रेनेज बेसिन आ रहे हैं, और उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है जो उच्च स्थान, उसी को वाटर डिवाइड कहते हैं। इसको ऐसे आप डिफाइन करेंगे। जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है अमेजन नदी की है। आया समझ में? ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में अपवाह तंत्र। ड्रेनेज तो समझ में आ गया, अपवाह होता है, सिस्टम का मतलब तंत्र होता है, बेसिन का मतलब द्रोणी होता है। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाटर डिवाइड को हम कहते हैं जल विभाजक। तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, भारत में अपवाह तंत्र। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो भारत में ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, वो कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट हैं, उप महाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट का मतलब उप महाद्वीप, और कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो उप महाद्वीप के जो राहत विशेषताएं हैं, जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम को भारत में कंट्रोल करती हैं। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिसुलर रिवर्स। ठीक? भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालयन रिवर यानी हिमालय की नदियां, और दूसरा है पेनिसुलर रिवर्स यानी प्रायद्वीपीय नदियां। अब चलिए आगे देखते हैं। ए पार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. यानी कई तरीकों से ये अलग होते हैं। कौन? पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। भारत के जो दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से, ये दो मुख्य भौगोलिक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से ये उत्पन्न होती हैं नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं।
ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये दोनों नदियां हैं हिमालयन रेंज के और पेनिनसुलर रेंज की जो नदियां होती हैं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है 12मासी, यानी उन नदियों में 12 मास पानी रहता है। जो हिमालय की निकलने वाली नदियां हैं हिमालयन रेंज से, उन नदियों में 12 मास यानी हर समय पानी रहता है। ये अलग चीज़ है कि बरसात में वो पूरा ओवरफ्लो भी हो जाता है और बरसात के बाद उसमें पानी कम हो जाता है, लेकिन पानी 12 मास रहेगा। तो पेरिनियल का मतलब होता है 12मासी यानी हर समय। तो जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उसमें 12 मास पानी होता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर्स receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. हिमालय की अधिकतर नदियां 12मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। लॉफ्टी का मतलब, लॉफ्टी माउंटेन्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचे पर्वत। लॉफ्टी माउंटेन्स का मतलब ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त हो जाता है। द टू मेजर हिमालयन रीजन्स, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। जो हिमालय रीजन के हिमालयन रिवर जो मुख्य दो हैं जो नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज से निकलती हैं, वो हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की जो दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हैं, ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय की जो दो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये पूछा जा सकता है आपसे कि हिमालय की वह कौन सी दो मुख्य नदियां हैं जो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। तो आपका उत्तर होगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस को हिंदी में सिंधु बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से, पर्वतीय श्रृंखला से उत्तरी भाग से निकलने वाली हिमालय की जो दो मुख्य नदियां हैं उनका नाम है इंडस और ब्रह्मपुत्र। They have cut through the mountains making gorge. वो अपना रास्ता कैसे बनाती हैं? पहाड़ों को काट कर, और जो उनका जल प्रवाह मार्ग होता है उसी को गार्ज कहते हैं। जो पर्वतों को काट के अपना रास्ता बनाती हैं, तो जिस रास्ते से वो बहती हैं उसी मार्ग को गार्ज बोला जाता है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है, यानी पर्वतों को काटकर अपना मार्ग बनाती हैं जिससे होकर वो नदियां बहती हैं, तो उसी को गार्ज कहा जाता है। The Himalayan rivers have long course from their source to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से, यानी जहां से वो निकलती हैं और समुद्र में गिरने तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं और समुद्र में गिरने तक, ये अपने प्रवाह के लिए एक लंबा मार्ग तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों से तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है प्रचंड, तीव्र
इरोजनल एक्टिविटी का मतलब होता है अप्रदन क्रिया। इरोजनल मतलब अप्रदन, तो अप्रदन का मतलब होता है वही काटना, वो पहाड़ों को, पत्थरों को काटते हुए अपने साथ। तो जो इरोजनल एक्टिविटी, तो वही काटने की को इरोजनल एक्टिविटी, काटने की क्रिया को कहते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है तीव्र। और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं, यानी उनको जब काटते हुए आती हैं तो अपने साथ ढेर सारा सिल्ट और बालू का मलबा जो है वो अपने साथ लेके आती हैं। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये पहाड़ है और जहाँ से हिमालय के ये जो इंडस हैं, ये सभी हिमालय रीजन से निकलने वाली नदियों का वही हाल है। तो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी से जो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र निकलते हैं, इन पहाड़ों से होते हुए जाते हैं। तो उनको बहने के लिए मार्ग चाहिए, जैसे हमको चलने के लिए रास्ता चाहिए। तो क्या करते हैं कि इन पर्वतों को काट कर ही अपना मार्ग बनाते हैं, और जो पर्वतों को काट कर अपने बहने का ये मार्ग बनाते हैं, इसी को गार्ज कहा जाता है। और ये उत्पत्ति से लेकर समुद्र में गिरने तक ये एक लंबा सफ़र तय करते हैं। और काटने की प्रक्रिया में, जिसको इरोजन भी कहा जाता है, तो अपने काटते काटते अपने साथ ये ढेर सारा सिल्ट एवं बालू का मलबा भी लेके आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे। In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their food plains. They also have well-developed delta. तो जहाँ से इनकी ये उत्पत्ति होती है और समुद्र में मिलने तक, यानी ऊपर से लेके और नीचे तक, ये नदियाँ कौन कौन सा रूप तैयार करती हैं, आकृति तैयार करती हैं, इसको आपको देखना है। तो ये जो सोर्स ऑफ रिवर, यानी यहाँ से नदी जो है ओरिजिनेट होती है। ये जो है नदी का ऊपरी भाग होता है। आप देख रहे हैं ये पूरा पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि ये माउंटेन रेंज से निकलती हैं, पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलती हैं। तो इनका जो स्रोत होता है, सोर्स ऑफ रिवर, नदी का स्रोत है। और ये नदी का अपर पार्ट है, ऊपरी भाग, और ये मध्य भाग है। और मध्य भाग में ही मेंडर यानी विसर्प, ये जो आप आकृति आप ये देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं, इस आकृति को मेंडर विसर्प बोलते हैं। और जब वो लोअर कोर्स पे आती है, यानी निचले भाग पे आती है, ये निचला भाग हुआ, तो ये ऑक्सबो लेक तैयार करती है, जिसे आप ये देख रहे हैं। इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है, यानी गोखुर झील। ऑक्सबो का मतलब होता है, ऑक्स माने गो, बो माने खूर, लेक माने झील। ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील। और निचले भाग के सबसे निचले में ये एक बड़ा डेल्टा तैयार करती है, और तब जाके लास्ट में, डेल्टा तैयार करने के बाद तब लास्ट में जाके ये समुद्र में नदी गिर जाती है। तो मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपर आकृतियों का निर्माण करती हैं। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। कहाँ करती हैं? जहाँ इनका निचला हिस्सा यानी लोअर कोर्स के और थोड़ा सा नीचे, जहाँ इनका बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, उसी किनारे ये जितने अपने साथ अप्रदन करके लाए रहते हैं सिल्ट बालू, वो किनारे पे
फेंक देते हैं और वहीं एक डेल्टा तैयार होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।